नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रेंडिंग न्यूज़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये कल के अखबार की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। चलिए आइए कुछ ऐसी टॉपिक लेके आएँ जिस पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जो इस वक्त सबसे अहम मौजूद जो बातचीत चल रही है आजकल, सबसे इम्पॉर्टेंट हर जगह जिसका चर्चा है, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में हम बात करते हैं। और दूसरे ये कि महाराष्ट्र में जो सियासी तब्दीलियाँ होने की तरफ इशारा मिल रहा है, यानी वो ये है कि इन्हें दोनों ठाकुरे ब्रदर्स फिर दोबारा आपस में मिलने के जो है ना इशारे ऐसे मिल रहे हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इन्हें बराबर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी बराबर दरगाहों पे, ज़मीनात पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो ऐसा ही वाक़या एक नासिक में पेश आया, उस पर हम बात करते हैं। तो ये सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वक्फ बोर्ड का जो तनाज़ा है, इसमें गवर्नमेंट इन्हें अमेंडमेंट बिल पास करके उसको किस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है, उस पर काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं। और काफ़ी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी ये चलेगी ये बात, और सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा फिर उसकी हियरिंग होने वाली है समात, जब तक कि गवर्नमेंट को मौका दिया है कि अपने जो है ना जो भी दलाइल हैं पेश करें। और अब जहाँ तक ये मसला है, तो अब जैसे कि आप जानते हैं, 3 रुकनी जो बेंच है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी इसमें शामिल हैं। तो मेरे ख्याल से सजा साहब, मैं ये मेरे ख्याल से जब नेक्स्ट हियरिंग होंगी तो मेरे ख्याल से जो प्रेजेंट जो सीजीआई है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, मैं जहाँ तक नहीं और जी कि 13 तारीख को रिटायर्ड हो 13 को, और नेक्स्ट हियरिंग इसकी जो 6 तारीख को 6 को है। तो मतलब एक लम्हा है अभी तो। हाँ, 10-15 दिन, एक आध हफ्ते का टाइम है उनके पास। जी जी, मतलब जी 6 को अगर जो है जी समाअत का आगाज़ होगा तो जाहिर सी बात है कि जी समाअत ख़त्म होने से पहले अब 1-2 दिन और अगर जो है डेट आगे की निकल गई जी तो फिर वो रिटायर्ड हो जाएंगे। हाँ। तो अब फिर जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से अब जो स्ट्रक्चर है वो फिर से मेरे ख्याल से बेंच का बदल जाएगा। फिर से नए चीफ जस्टिस आएंगे वहाँ पे। अच्छा, और फिर नए चीफ लेकिन वक्त लगेगा इसको सजा साहब, मेरे ख्याल से फिर से दोबारा। बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा मालूम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अदालतों के चक्कर जो है जी हमेशा से इसी नौइयत के रहे हैं जी कि बरसों निकल जाते हैं कि केस के चक्कर में। जी, वो हम बाबरी मस्जिद ही के मुकदमे की बात करते हैं। 92 का मामला था। जी सन 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। जी उसके बाद से मामला जो है पहले तो हाई कोर्ट में चला, वहाँ पे जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी बरसों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है जी जिसमें ये कहा जाता है कि तीनों फरीकों को जो है जी तकसीम कर दो ये ज़मीन। जी फिर उसके बाद जो है इस मामले को मुस्लिम फरीक ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जी फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो तो हम जानते हैं जी कि 2019 में जो है कोरोना के दरमियान में जी ये फैसला आता है जिसमें जो है बाबरी मस्जिद के जो ज़मीन है वो जो है राम मंदिर ट्रस्ट के हवाले कर दी जाती है, आस्था की बुनियाद पे। और ये कहा जाता है कि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जहाँ मस्जिद थी वो किसी मंदिर को शहीद करके नहीं बनाई गई थी जी, कोई सबूत नहीं मिला जी। फिर ये कहा जाता है कि इस बात के भी जो है कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ज़मीन जो है मंदिर ट्रस्ट की है, ये भी कहा गया जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद कहा गया कि लेकिन आस्था की बुनियाद पे चूँकि जी एक बड़े जो है इस मुल्क के एक बड़े तबके का ये कहना है जी कि यहाँ राम की जो है पैदाइश है, इसलिए हम ये ज़मीन जो है राम मंदिर ट्रस्ट के हवाले करते हैं। और चूँकि ये ज़मीन जो है मुसलमानों की थी, बाबरी मस्जिद की थी, तो इसलिए उनको 5 एकड़ ज़मीन जो है अयोध्या से तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर एक गांव में जो है अलाट किया जाए। उन स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया, यूपी हुकूमत से, कि आप 5 एकड़ ज़मीन इनको अलाट कर दीजिए ताकि वो अपनी मस्जिद बना लें। जी। तो बहरहाल जो है ऐसे अनोखे फैसले की जो है जी बड़ी जो है अचंभा हुआ था माहिरीन को। कानूनी माहिरीन ने भी कहा था कि जो है एक जानिब कोर्ट ये मान रहा है कि वहाँ कोई सबूत नहीं मिला जी, और दूसरी जानिब कोर्ट ये भी कह रहा है कि आस्था की बुनियाद पे हम ये फैसला करते हैं। तो आस्था की बुनियाद पे अदालती फैसले नहीं होते। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि देखिए इन लोगों ने
जो मतलब जो फरीक गए थे, इन्होंने सबसे पहले तो अदालत से ये मुतालबा किया था कि ये जो कानूनी जो एक्ट बनाया गया है जी इस पे रोक लगाई जाए। जी सबसे पहला मुतालबा ये था बिल्कुल कि स्टे दिया जाए। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बातें मानी। जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आप बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जी किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में या किसी भी मंदिर के बोर्ड में या एंडोमेंट में किसी मुसलमान को नहीं रखा जाता है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इसलिए वह बोर्ड में भी 2 हिंदुओं को शामिल करने की जो इस कानून में गुंजाइश फराहम की गई है उस पर हम रोक लगाते हैं। जी उस पर उन्होंने रोक लगाई। जी फिर वक्फ बाई यूज़र, जी जो मतलब एक जायदाद जो वक्फ की है लेकिन जो है ज़ेर इस्तेमाल है, जी उस जायदाद के बारे में भी जो है नुक्ता उठाया गया था। जी तो अदालत ने कहा कि वक्फ बाई यूज़र के मामले को भी हम जो है जी रोक लगाते हैं। अब जी वक्फ बाई यूज़र जैसे कि देखिए, वक्फ बाई यूज़र का मतलब कुछ तनाज़ात जी वाली ज़मीनें हैं जी जो वक्फ के तहत हैं, जो वक्फ के इस्तेमाल में हैं, जी लेकिन उस पर दूसरे लोगों ने दावा किया हुआ है। जी तो अच्छा हुकूमत ने ये कहा था अपने नए कानून में, ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी होगा जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार होगा। या फिर कलेक्टर भी जी, जानवर, डिस्ट्रिक्ट जी मजिस्ट्रेट कलेक्टर वही है, सेम, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसको ये इख्तियार होगा कि वो अगर मुतनाज़ा ज़मीन को ये समझता है कि वक्फ की नहीं है जी तो फिर वो फैसला कर सके। उसको पूरी राइट अथॉरिटी पूरी दी राइट गई, अथॉरिटी जी दी गई थी। तो उस मामले को भी जो है अदालत ने उस मामले पर भी रोक लगा दी। जी अदालत ने कहा कि जब बोर्ड है जी तो फिर इसमें जो है किसी सुप्रीम अथॉरिटी की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल जब पूरा बोर्ड है, जी बोर्ड बैठेगा, बोर्ड फैसला करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बोर्ड जब है तो फिर जो है उनके ऊपर किसी और को मुसल्लत करने की गुंजाइश नहीं है। जी तो इस तरीके से इस मामले को भी जो है उस पर भी रोक लगाई गई थी। तो इस तरीके से 3 अहम नुकात पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो बुरी राहत हम इसको कह सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे कानून पे रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गो के पहली और दूसरी हियरिंग जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, पहले दिन की हियरिंग की अगर हम बात करें और फिर दूसरे दिन की हियरिंग की हम बात करें, जुमेरात और जुम्मा 2 दिन जो है हियरिंग रही, चारशंबा और जुमेरात 2 दिन हियरिंग रही। तो उस हियरिंग की बात करें तो बड़ी हौसला अफजा थी और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश की थी हुकूमती जो है वकील की, और सख्त अल्फाज में जो है हुकूमत से सवालात किए गए थे और हुकूमत से पूछा गया था कि आखिर आप आइन के जो है दफ़ात, मुख्तलिफ दफ़ात का हवाला दिया गया था। आइन की दफ़े 14, 15, 16, 21 और जो है 42, 45, इस तरह मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है इस कानून को जो है आइन से बाला तर कहा गया था। तो सख्त सरजनिश की गई थी और हुकूमती जो है नुमाइंदों से पूछा गया था कि इस बारे में आपका क्या जवाब है, तो वो लाजवाब हो गए थे। लेकिन देखिए मामला ये है कि आपके पास कोई जवाब भी नहीं है। हाँ, आपसे जब अदालत पूछ रही है कि ये ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, आप क्या समझते हैं, क्या कानून के दायरे में आता है, आप क्या समझते हैं, क्या ये आइन के दायरे में आता है, तो वो लोग लाजवाब हो गए थे, वो जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं बन पड़ा। मतलब ये कि खुलेआम जो है आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है और मुसलमानों के जो है मजहबी मामले में मुदाखलत की कोशिश की गई है। तो जब वो जवाब बन नहीं पड़ा तो उन्होंने जो है 1 दिन का वक्त मांगा, कहा कि हम इसका जवाब कल दाखिल करेंगे। तो फिर दूसरे दिन जब जो है मामला ज़ेर बहस आया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए। अच्छा जी, वकील सफाई ने या फिर जो है अटॉर्नी जनरल ने या फिर हुकूमती नुमाइंदे ने जो भी जो है वहाँ पे मौजूद था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा कि वक्त चाहिए। तो उनके वक्त का मुतालबा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 6 जो है मई तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तो अब देखने वाली बात है कि जो है 6 मई की समाअत में क्या जो है सुप्रीम कोर्ट मौक़िफ़ इख्तियार करता है। अभी तक तो लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो भी जो है मामले में जो भी बहस की है वो बिल्कुल जो है कानूनी, बिल्कुल कानूनी दायरे में की है और जो है सुप्रीम कोर्ट का रवैया बड़ा सख्त था। तो मुसलमानों में एक इत्मीनान है। फ़रीक़ैन में ज़्यादातर मुसलमान ही थे, जैसे कि जमीयत उलमा है
जैसे कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है MIM और MIM है, और फिर जो है और भी दीगर जमात इस्लामी है। जी फिर उसके बाद जो है और दीगर फरीकिन में कांग्रेस पार्टी भी जो है जी पार्टी बनी थी, जी CPI भी जो है पार्टी बनी थी। फिर उसके बाद जो है और जगन की YSR कांग्रेस पार्टी भी पार्टी बनी थी। जी तो मुख्तलिफ जो है तकरीबन 21 या 22 जो है जी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई की गई हैं थी। जी इस मामले को लेकर। जी सारी दरखास्तों को क्लब कर दिया गया है, एक जगह कर दिया गया है। तो बहरहाल अब 6 तारीख को अगली समाअत होगी, बिल्कुल। जी देखते हैं देखते क्या हैं। जो है फैसला अच्छा आता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सख्त तरीन बड़े बड़े एहतजाज जारी हैं हर शहर में हिंदुस्तान के, और काफ़ी जो है ना लोगों का मजमुआ है, भीड़ भाड़ है, काफ़ी इन्हें ब्लैक बैचेस लगा के लोग एहतजाज कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम इतने बड़े बड़े इज्तिमा, इतने बड़े जलसे करने के बावजूद भी क्या हम हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं? सब में बड़ा सवाल ये है। जी यानी हुकूमत तो आपको मालूम है कि किस किस्म की हुकूमत है, ये लोग किस किस्म से लोग अगर सताने को बैठे तो किस किस्म से लोग टीस करते हैं लोग। आपकी जी सबसे बड़ी मिसाल आपके किसानों का जो कानून था, जी चोर दरवाजे से ला गया था, कितनी जी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। जी तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हम जलसे मुनाकिद करने से, रोडों पे एहतजाज करने से क्या हुकूमत को कुछ फ़ायदा होने वाला है सज्जाद साहब इससे? जी यकीनन। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए सवाल है बिल्कुल, जो है आप सड़कों पे आ रहे हैं तो हुकूमत इसको कैश करने की कोशिश करेगी, जी बोलेगी कि देखो जी हमने जो है वक्त का कानून बनाया, जी वक्त में वो मनमानी हो रही है। अब तो बार बार हुकूमत कह रही है कि हम तो इनके साथ जी हमदर्दी कर रहे हैं, जी हम इनके साथ बेहतरी कर रहे हैं। जी ये लोग तो लूट मचाए हुए थे, ये लोग तो जो है वक्ती ज़मीनों को जो है हाँ खा जा रहे थे। जी तो हमने जो है इसमें इस्लाह लाने की जी कोशिश की है। तो हुकूमत देखिए, हुकूमत एक तीर से दो निशाने कर रही है। जी एक जानिब तो हुकूमत ये चाहती है कि औकाफ़ी जायदादों का मामला हुकूमत के कंट्रोल में आ जाए, जी हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल बिल्कुल में आना, और दो जो है न गैर मुस्लिमों को शामिल करना जी बोर्ड में, मतलब वो पूरी तरीके से जी बोर्ड के मामला को बिल्कुल अपने कंट्रोल में लेना चाहते जी हैं। हाँ एक जो है तीर का एक निशान, तो जी तीर से ये एक तीर से जो है एक निशाना तो ये किया गया। जी दूसरा निशाना उन्होंने ये किया कि जब सड़क पे आएंगे लोग, जी जब मुसलमान सड़कों पे निकलेंगे, जब टोपी पहन के, कुर्ते पजामे पहन के जब नारे लगाएंगे तकबीर के, जी तो इसका असर जो है गैर मुस्लिमों पे होगा और वो बीजेपी के साथ जाएगी। जी बीजेपी की तवक्का यही है जी हाँ बिल्कुल कि जब आप पोलराइज सड़क किया पे जाए आवाम आएंगे, को। जी हाँ जी बिल्कुल, जब आप सड़क पे आएंगे, जब आप बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, जी तो फिर बीजेपी की हमदर्दी में एक लहर चलेगी। अब बिल्कुल जी 2000 अगर हम 24 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 2024 में बहुत तेज़ी से जो है बीजेपी का ग्राफ नीचे आया है। जी जी एक जानिब तो उसकी सीटें 302 से जी 238 तक पहुंच गई है, जी उसका जो दरकार अक्सरियत थी वो भी नहीं वो मिल भी पाई नहीं है। जी उसको जो है सहारा लेना पड़ा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का। जी तो बहरहाल जो है एक तो ये हुआ कि उसकी जो है ग्राफ नीचे आ गया, जी उसका नंबर नीचे आ गया। जी दूसरे जो है ये खबरें भी आई थी कि मकबूलियत बहुत कम हो गई है, ख़ास तौर पे जो है जी यूपी में, जहाँ से बीजेपी को बहुत तवक्को थी कि यूपी में लोग अब हमारे साथ आएंगे, जी क्योंकि उन्होंने टाइमिंग सेट की थी यूपी जी में, आपको याद जी होगा कि आम इलेक्शन से महज कुछ महीने पहले, जी मई के महीने में इलेक्शन हुए, जी तो उन्होंने जो है जनवरी के महीने में जी राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा की जो है तकरीब उन्होंने रखी थी। रखिए जी वहाँ पे मंदिर तामीर हुआ था, तो जी ऐन वक्त पे वज़ीर आज़म मोदी भी गए थे, बड़ा तामझाम दिखाया गया था, जी बड़ी जो है धूमधाम से मंदिर में मूर्ति नस्ब करने का जो है प्रोग्राम किया गया था। जी तो बहरहाल जो है उन्होंने ये सोचा था कि जो है हमने तो राम मंदिर बना दिया है, ये जी बहुत दरीना ख्वाहिश थी जी हिंदुओं की, वो ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है, मेजॉरिटी तो आ अब जाएगी। सारे सारे के सारे जो है जी हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन जी ऐसा जी नहीं हुआ। बिल्कुल वहाँ 72 गालिबन सीटें थी जी बीजेपी की, जी 72 से घट के वो जो है 30-35 पे आ गई बीजेपी, जी आधे से ज़्यादा सीट जी वहाँ से उसकी निकल गई। जी यहाँ तक कहा गया, देखिए अयोध्या की सीट भी वो हार गए। हार गए थे। जी हाँ बिल्कुल अयोध्या जहाँ इन्होंने राम बिल्कुल मंदिर बनाने का दावा किया बिल्कुल है, बरक्स तवक्को के बरक्स। बिल्कुल तवक्को के बरक्स वहाँ से समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली। और सबसे बड़ी बात ये लोगों का ये कहना है कि मीडिया के रिपोर्टर्स ने भी कहा और दीगर जो है लोगों ने भी कहा कि वाराणसी से जो वज़ीर आज़म मोदी का हल्का जी इंतखाब था, जी वाराणसी से मोदी जो है बुरी तरह हार गए थे जी बिल्कुल वज़ीर आज़म।
बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया है। यहाँ तक कहा जाता है कि उसके लिए बड़ा मैनेज किया गया, उलट फिर की गई है ना, बड़ा मैनेज किया गया, बड़ा जो है बहुत मुश्किल से मशीनें चेंज की गई, जो भी बहरहाल जो है वो जो बूथ कैप्चरिंग बोलिए या जो भी बोलिए आप इसको, कि बड़ी मुश्किल से जो है रिजल्ट उनके फेवर में लाया गया। मतलब एक हारते हारते वो जीते। तो खुद वज़ीर आज़म का जीतना जो है चैलेंजिंग हो गया था वहाँ पे, इतनी मतलब मकबूलियत गिरी है। देखिए मोदी के नाम पे पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़े गए, मोदी 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 के नारे दिए गए। 10 साल से तो मोदी मोदी जो है के नारे दे के लोग चला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा था कि मोदी मोदी हमने इतना कर दिया है कि अब बच्चे बच्चे की ज़बान पे मोदी हमें कौन हरा सकता है। लेकिन मोदी ही के हारने की नौबत आ गई थी, ऐसी सिचुएशन हो गई। जाहिर सी बात है भाई, देखिए आप मजहब की बुनियाद पे एक बार जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, बार बार आप नहीं तो जीत सकते। हर बार पब्लिक को आप मजहब का झांसा नहीं दे सकते। पब्लिक सवाल कर रही है आपसे कि रोजगार क्यों नहीं है, पब्लिक आपसे सवाल कर रही है कि हमें जो है महंगाई से क्यों दोहरा किया जा रहा है, पब्लिक आपसे सवाल कर रही है कि हमारा पैसा जो है कहाँ जा रहा है, पब्लिक आपसे सवाल कर रही है कि हम पे टैक्सों पे टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं, पब्लिक आपसे सवाल कर रही है कि आप आखिर हमारी जो है बैंकों के जरिए हम पे नित नए जो है कानून क्यों लागू कर रहे हैं, माशी जो है सूरत हाल। जीएसटी का सब में बेस्ट एग्जाम्पल जीएसटी है, इनकम टैक्स है, और पैसा बैंकों में रखना दो भर हो गया है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों का पैसा रखना तक मुश्किल हो गया है। तो लोग तो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल बेरोज़गारी आम है, महंगाई बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। दाल चावल रोटी आटा इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गया है। तेल, खुर्दनी तेल की कीमतें इतनी महंगी हो गई, मतलब ये कि आपने 100 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि खुर्दनी तेल जो मतलब है कि आप सरसों का तेल कहिए या फल्ली का तेल कहिए या फिर जो है सनफ्लावर ऑयल कहिए, ये जो पकवान में इस्तेमाल होते हैं, इस तेल की कीमत 60 रुपया 1 लीटर 1 किलो के 60 रुपया थी। लेकिन आज ये जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा इसकी कीमत है जी, मतलब 200 के आसपास से पहुंच गया है। बिल्कुल 740 रुपये का 5 किलो का जो है 5 लीटर का डब्बा आ रहा है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसकी कीमत 150 के आसपास कर दी है। मतलब ये कि 100 गुना से भी ज़्यादा 200 गुना आपने बढ़ा दी। एक खुर्दनी तेल की मिसाल है। अब दालों की मिसाल ले लीजिए आप जी। जो दालें 40 रुपये 30 रुपये मिलती थी वो 100 के 80 के आसपास हो गई हैं, 150 180 के आसपास हो गई हैं। आप गेहूं की कीमत ले लीजिए आप, जो गेहूं आपको 20 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये का हो गया जी। चावल जो आपको 30 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये का हो गया है। तो जिस तरीके से अंधाधुंध कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद आवाम का बेहाल होना तो जो है फितरी अमर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हर बार ये नहीं कह सकते कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आसमान पे पहुंच गए हैं, हम ये हो गया है, हमने ये कर दिया है। आप हर बार ये नहीं कह सकते। आपने पूरे मुल्क में जो है जिस तरह से बैरूनी जो है सरमायाकारों का जाल बिछा दिया है, उसने पूरी तरीके से मुल्क को अपनी जो है जकड़ में ले लिया है। आज मुल्क का आम आदमी परेशान है, रोज़गार को लेकर परेशान है, मौक़ों को लेकर परेशान है। आज आपने जितनी जो है गवर्नमेंट नौकरियां थी वो ख़त्म करके प्राइवेट कर दी हैं। रेलवे जो है प्राइवेट किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स प्राइवेट किए जा रहे हैं, बंदरगाहें प्राइवेट की जा रही हैं, प्राइवेट कंपनियों को जो है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, सड़कें प्राइवेट की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने प्राइवेट कर दी और उन लोगों ने आप ही के लोगों को 10-15 हज़ार में जो है एम्प्लॉय रख के उनको जो है पूरी तरीके से माशी तौर पे तबाह कर दिया। अगर यही नौकरियां गवर्नमेंट की होती तो यही लोग जो है आज बेहाल है वो खुशहाल होते हैं। 1.5 लाख रुपए सरकारी जो है मुलाजिमीन की सैलरीज हैं और प्राइवेट नौकरियों में जो लोग काम कर रहे हैं उन 15,000 20,000 की जो है नौकरियों पे वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब सूरत हाल आपने पैदा करके रखी है। तो यकीनन माशी सूरत हाल धीरे धीरे जवाल आमदा है। और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है
आरबीआई खुद ये कह रही है कि कब क्या कहाँ क्या हो जाए नहीं मालूम, कब हमारी इकानमी कोलैप्स हो जाए नहीं मालूम। सही। हमने जीडीपी के बार बार जो है जीडीपी के आंकड़े मुकर्रर किए हैं, हदें मुकर्रर की हैं, लेकिन वो इम्बैलेंस होती जा रही हैं। जी बिल्कुल। हम कभी 7.5% का जीडीपी का जो है हिसाब रखा था, वो इम्बैलेंस हो गया। फिर हमने 6% का हिसाब रखा, वो भी इम्बैलेंस हो गया। अब हम 5% का हिसाब रख रहे हैं, वो भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। मतलब ये कि घरेलू पैदावार, घरेलू आमदनी, घरेलू आमदनी अगर जीडीपी जो है अगर आपकी घटती है, आपकी 5% भी नहीं होती है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस सूरत हाल से मुल्क दो चार हो जाएगा। तो ये ऐसी सूरत हाल में अगर आप सिर्फ झूठे दावे करेंगे, सिर्फ मज़हब का बीज जो है आप डालते रहेंगे, मज़हब की अफीम डालते रहेंगे, तो ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और यही बिल्कुल यही इन्हें मतलब है कि साफ क्लियर ज़ाहिर है। नाज़रीन आप देखिए, एक तो जैसा कि सजा साहब ने कहा कि एक तीर से इन्हें दो निशाने, एक तो है कि पब्लिक की जो है ना तवज्जो हटा दी जाए, कम्प्लीटली जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उससे तवज्जो बिल्कुल हटा दी जाए, और दूसरे एक हिंदू वोट्स को जो है ना हिंदुत्व के तरफ ढकल के अपने हिंदू वोट्स को जो है ना बंटवारा किया जाए। लेकिन नाज़रीन याद रखिए, ये तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही, लेकिन एक दो तीन चीज़ों का मेरी जानिब से मतलब मेरा अपना ख्याल है कि दो तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अगर आपको वाकई प्रेशर डालना है, यानी जल्दी अगर प्रेशर डालना है, तो मैं समझता हूँ कि एहतजाज आपको अपने स्टेट्स में नहीं बल्कि आपको हाईवेज़ पे करना चाहिए, क्योंकि हाईवेज़ जो होती है वो मेन जो है ना बैकबोन होती है हुकूमत की। वहाँ पे एहतजाज करके आप जो है ना ब्लॉक करिए, ज़रूर इसका असर पड़ने वाला है। और दूसरी जो वेन होती है जिसको हम कह सकते हैं रेलवेज़ है, रेलवे ट्रैक्स को रेल पे करिए आप, यानी चंद दिनों के अंदर जो है ना आपको कुछ ना कुछ मसले का हल सामने आएगा। नो डाउट इसके लिए आपको कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, तो लेकिन इसका नतीजा फौरन से निकल आएगा और गवर्नमेंट को एहसास होगा कि अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इकॉनमी तौर पे आप जो है ना अगर तोड़ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल से ये करना। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि तशद्दुद को बिल्कुल जगह ना दें, यानी इस शुड बहुत ही पीसफुल होना चाहिए। जी बिल्कुल 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 पीसफुल होना चाहिए, कानून के दायरे में कीजिए जी। आप धरना दीजिए सड़कों पे, जैसा कि आपने कहा कौमी शायरों पे धरना दीजिए जी। आप जो है बिल्कुल मुस्तकिल जो है आप अपना एक जो है वहाँ पे धरना देना शुरू कर दीजिए, जंजीरी भूख हड़ताल सड़कों पे बैठ के कीजिए, तो यकीनन इसके असरात होंगे। तो ये काम जो है ये प्रोटेस्ट करने का ये मुसलमानों का काम है, लेकिन इसका सियासी फ़ायदा बीजेपी को ना हो इसका भी ख्याल ये भी ज़रूर इसका भी ख्याल करना होगा, मुसलमानों को इसका भी पूरा ख्याल करना होगा। और देखिए अब वक्त का जो तरमीमी बिल का मामला है, इस मामले में आज जो है मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी जो है मुसलमानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब वक्त के मामले पे प्रोटेस्ट हुए मुल्क भर में, तो गैर मुस्लिमों ने भी मुसलमानों का साथ दिया। गैर मुस्लिमों ने यही कहा कि वक्फ बिल से आम आदमी का क्या फ़ायदा। जी बिल्कुल, ये सभी ने जो है सवाल किया है कि आप रात में 3 बजे तक पार्लियामेंट में बहस करा के वक्फ बिल पास कर रहे हैं जी, इससे आम आदमी का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल सवाल ये पैदा होता है। आम आदमी ने कहा कि आपने गैस की कीमत फ़ी सिलेंडर 50 रुपये बढ़ा दी है, आपने डीजल पेट्रोल की कीमत 110 रुपये जो है बरकरार रखी हुई है, आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल की कीमतें घट रही हैं लेकिन आप घटाने को तैयार नहीं हैं, तो आपने अंधाधुंध जो है पेट्रोल डीजल पे कीमत जो है आपने लगाई है जी। अब देखिए अभी जो है एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, आपने भी देखी होगी कि भूटान के सरबराह इंडिया आए थे, वो जो है मोदी के साथ उनकी मुलाकात रही, तो लोगों ने सवाल किया कि भूटान आज भी 60 रुपये में डीजल पेट्रोल बेचता है जी, इंडिया में 110 रुपये में क्यों बिक रहा है। भूटान तो एक छोटा सा मुल्क है और वो भी तो इंटरनेशनल मार्केट से माल खरीद रहा है, वो भी वहीं से माल खरीद रहा है जहाँ से आप खरीदते हैं, और वो 60 रुपये में बेच रहा है। और इंडिया इतना बड़ा मुल्क, 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, और यहाँ तो और कम में बेचना चाहिए था, क्योंकि खपत ज़्यादा है। खपत जब ज़्यादा होती है तो मुनाफा जो है कम रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा कर दिया गया है। यहाँ तो दोगुनी चौगुनी 5 गुनी कीमत बढ़ा दी गई है। 30 रुपये में आप खरीदते हैं, 110 रुपये में बेच रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की सूरत हाल है। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है यकीनन ये तशवीशनाक है, और लोग यही कह रहे हैं कि आप नौकरियों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, महंगाई पे कंट्रोल नहीं करना चाहते, आपने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है,
और आप क्या खेल खेल रहे हैं। इससे पहले सीएए का खेल खेला आपने, बिल्कुल जी हाँ। सीएए के नाम पे मुसलमानों को सड़कों पे उतारा गया, 3 तलाक का भी मसला, 3 तलाक का मसला। इससे जो है आम आदमी का क्या फ़ायदा है, जी सीएए से आम आदमी का क्या फ़ायदा है, बिल्कुल वक्फ बिल से आम आदमी का क्या फ़ायदा है। मतलब एक मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी एक हाँ गेम खेल रही है, बिल्कुल और इस गेम को अब आम आदमी समझने लगा है। बिल्कुल अब तक लोग समझ नहीं पा रहे थे, जी लेकिन आज लोग समझ रहे हैं कि जो है महज जो है ये जानबूझ के माहौल ख़राब किया जा रहा है। जी एक जाने मुसलमानों को जो है तंग किया जा रहा है, दूसरे जाने आम आदमी का जो है तवज्जो बटाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल सही है आपने बिल्कुल। और एक ख़ास बात ख्याल रखें नाज़रीन, आप जो है ना, ये जब एहतजाज चलता है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, साथ साथ में जो है ना, जो अदर माइनॉरिटीज़ है उनको भी साथ लें और उनको ये बताएं कि अब ये नेक्स्ट उनकी बारी है। जी जैसे सिख हैं, क्रिश्चियंस है, बुद्ध हैं, जी क्योंकि वो लोग उन पे भी नज़र रखे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ये लोग जो है ना छीनना चाहते हैं, और तो उससे और स्ट्रांग हो जाएगा हमारा पोजीशन, प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रांग होगा। उनको बताएं कि ये हकीकत है कि नेक्स्ट अब नज़र आपके ऊपर है जाना, तो इससे जो है ना मेरे ख्याल से बहुत ही थोड़ा अच्छा सा असर हुकूमत के ऊपर एक दबाव डाल सकते हैं लोग जो है ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल तो नाज़रीन हम चलते हैं और एक टॉपिक जो है ना, जैसा कि जानते हैं आप, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स हैं, ख़ास तौर पे जो ठाकुरे फैमिली के बारे में है, तो एक पॉडकास्ट नशर हुआ था रिसेंटली, शायद कल का ही है वो मेरे ख्याल से, जिसमें संजय मंजरेकर जो पुराने क्रिकेटर है वो इंटरव्यू ले रहे थे राज ठाकुरे से। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं मिलने के लिए भाई से अपने, दोबारा हम लोग फिर मिल सकते हैं, अगर उनको इतराज़ नहीं है तो हम मिल सकते हैं। तो उधर से भी कुछ पॉजिटिव इशारे मिले जो है ना। तो इन केस अगर ये दोनों मिल जाते हैं सज्जाद साहब, क्या ये वाकई लोग हिंदुत्व की पॉलिसी को थोड़ा सा इन्हें दूर कर दे सकते हैं, या फिर सेकुलर रह सकते हैं, या फिर पुरानी वो पॉलिसी पे लौट आ सकते हैं लोग जो है ना? आपका क्या ख्याल है सज्जाद साहब इस बारे में? देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की आप बात करना है जी, तो उद्धव ठाकरे तो पूरी तरीके से अब जो है जी, उन्होंने अपनी पुरानी पॉलिसी तर्क कर दी है। जी बिल्कुल, वो तो हो गया, उन्होंने इन्हें साफ इंडिया ब्लॉक में आ बिल्कुल गए। वो इंडिया ब्लॉक में आ गए जी। हैं, और वो खुल के जो है मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने खुल के जो है बीजेपी के वहाँ अगेंस्ट पे जी। बीजेपी के अगेंस्ट में जो है वहाँ पे मराठा जो है लोगों को मुत्तहिद भी किया है, बिल्कुल जी बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से मुत्तहिद कर दिया है, जी और इस बात को लेकर बीजेपी परेशान भी है। जी अब जी देखिए, आज राजनाथ सिंह भी गए थे आज वहाँ महाराष्ट्र में, जी तो उन्होंने एक बार फिर औरंगजेब, गजनी, बाबर वगैरह वो इस तरह के जो है जी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। जी तो बहरहाल जो है अब औरंगजेब का मुद्दा जो है बार बार इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वो मराठा जो है जी मराठों के लिए एक हसास मसला है। जी तो उनको उद्धव ठाकरे की शिवसेना से दूर करने के लिए जी ये मसला उठाया जाता है बार बार। जी तो बहरहाल जो है देखिए, राज ठाकरे ने 2 दिन पहले एक जो है नारा दिया था, जी जिसके बाद जो है खलबली मची हुई है। जी उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूँ, हिंदी नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं हिंदी नहीं हूँ। मतलब इसका मतलब है कि बेस सिर्फ मराठी, हाँ, मराठी बेस पे लोग बिल्कुल मराठी बेस की बात, इत्तेहाद की बात करें लोग इत्तेहाद, जी। बिल्कुल। तो यही है कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया था कि मैं हिंदू हूँ, हिंदी नहीं हूँ, जी तो इस बयान ने खलबली मचा दी है। और देखिए, बीजेपी वो बार बार जो है उद्धव ठाकरे ने भी जो है इलेक्शन में मुद्दा उठाया था कि बीजेपी महाराष्ट्र की सारी दौलत जो है जी गुजरात मुंतकिल कर रही है, जी बिल्कुल, और वो हिंदी लोगों को महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठियों पे मुसल्लत करना मुसल्लत चाहते करके, हैं जी हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी वाले। जी ये एक इशू वहाँ पे है, चल रहा है जी हाँ, पहले से भी चल रहा था, बाल ठाकरे के दौर में भी ये इशू चला था। आपको बिल्कुल याद जी होगा जी कि जो है एक ज़माने में जब जो है भैया लोग के खिलाफ जो है मुहिम जी चलाई काफ़ी गई मुहिम थी, चली थी जी हाँ, वो मतलब यूपी यूपी बिहार वगैरह जी यूपी बिहार वालों को, हिंदी बोलने वालों को जी वो लोग भैया लोग कहते थे। जी तो भैया लोगों के खिलाफ जब मुहिम चलाई गई थी, कहा जाता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जब एग्ज़ाम्स हुए थे, हाँ जब जो है मतलब ये कि बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते थे, जी तो उस वक्त जब एग्ज़ाम लिखने के लिए जी जब तलबा वहाँ मुंबई पहुँचे थे, जी तो स्टेशनों पे उन्हें जो है मारा पीटा गया था, बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से जी हाँ, मारा बिल्कुल जी पीटा गया था, बहुत जो है हंगामे हुए थे बहुत मुंबई में। और मुंबई में बाज़ाब्ता तहरीक चलाई गई थी जी जी कि हिंदी जो है बोलने वालों को यहाँ से भगाया जाए, जी इस तरह की बहुत बड़ी तहरीक वहाँ पे जी चली थी। जी तो देखिए, राज ठाकरे को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया है बीजेपी ने, जी पहले जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में दरार पड़ी थी, जी
और वो राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए थे, तो उस वक्त बीजेपी ने राज ठाकरे की बहुत सरपरस्ती की थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। उनको जो है दूर करने में बीजेपी का बहुत रोल रहा, अहम रोल। जी। लेकिन फिर बीजेपी ने अजीत पवार और जो है शिवसेना के टुकड़े कर दिए बीजेपी ने जी। फिर जो है एनसीपी के टुकड़े कर दिए जी। तो उसने राज ठाकरे को भुला दिया। जी। तो यकीनन बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे जो है एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी बिल्कुल। तो अब उन्होंने जो हथियार उठाया है वो यकीनन जो है एक तो बीजेपी की जो है सफ़ों में इंतशार पैदा करेगा, दूसरे हो सकता है शिवसेना को एक नई जान देने का बात। बिल्कुल, बहुत ही आपने सच कहा है। बिल्कुल जो है ना नाजरीन, हो सकता है मतलब लैंग्वेज के बेस पे लोग फिर से मुत्तहिद होने जा रहे हैं। और सबसे मराठी की जो बात चल रही है वहाँ पे, और काफ़ी ज़ोरों पे ये मसला चल रहा है, हिंदी और मराठी का झगड़ा चल रहा है इसमें, और ये लोग मुत्तहिद होने जा रहे हैं। तो ज़रूर जो है ना वहाँ की पॉलिटिक्स में एक नई रुख, नए चेंज आने की तौक़्क़ो है। तो नाज़रीन, हम चलते चलते बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ये फैशन बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हर जगह बुलडोज़र चला दिया जाता है, ख़ास तौर पे दरगाहों पे, मकानात पे। तो वैसे एक वाक़या नासिक में पेश आया। एक सतपीर की दरगाह है वहाँ पे, और वहाँ पे बगैर किसी यानी इससे पहले कि इन्हें वेट करें कोई ऑर्डर्स आए, हाई कोर्ट में जो है ना कुछ ऑर्डर्स निकले, जाके जो है ना उसको बुलडोज़र किया गया वहाँ की दरगाह को। तो काफ़ी जो है ना जज्बात मजरू हुए मुसलमानों के। और उसके बाद फिर वहाँ पे फ़ौरन से वहाँ के जो वकला हैं, इसके मुस्लिम वकला, जाके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इन्हें वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहती है कि तुमने इतने इंपॉर्टेंट मामले को रजिस्टर क्यों नहीं किया, पहले इसको इन्हें फ़ौरन से जो है ना बहस के लिए लाना चाहिए था। तो ये लोग मुसलसिल हाई कोर्ट के लेवल पे टाल मटोल करते रहे लोग जाना, लेकिन रात रात इनको जो है ना इशारा मिल जाके लोग बुलडोज के लगा दिए जाना। तो इतनी सख्त बरहम है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहा है कि फ़ौरन से ये मसले को लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिए, इसका जवाब दाखिल करें। उन्होंने हाई कोर्ट को जो है महाराष्ट्र के हुक्म दिया है, और इनको भी नोटिस दिए है कि फ़ौरन इसका जवाब दिया जाए कि किस तरीके से हियरिंग नहीं की गई, रजिस्टर्ड नहीं किया गया, और रातों रात ये काम किया गया है। तो इससे नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ी सी उम्मीद हमको बाकी है बीबी अदालतों से, खासतौर सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह के जो वाक़यात का अदा हो रहा है, ताकि मुस्तक़बिल में ना हो सके। तो नाज़रीन, ये हम अहम कुछ टॉपिक हम बात करें हमारे ख़बरों ख्याल में। तो हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह फिर नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे हम बात करेंगे, इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।